चलिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में जहाँ तक मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, तो हमें अब स्टार्ट करना है पोर्तुगीज़ से या पुर्तगालियों से कि सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो कौन थे। वो थे पोर्तुगीज़ या पुर्तगाली। और 1498 में फर्स्ट पुर्तगीज़ जो आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। क्लियर। और वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट के तट पर। क्लियर। चलिए, तो पोर्तुगीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा और बेक में जाते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे खास बात ये है कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए थे, अगर जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़े थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, तो लेक्चर 1 में तो हमने बात की थी कि डाउनफॉल्स ऑफ मुगल्स, यानी मुगल्स का जो पतन हुआ है ना, पैसिव जो मुगल्स रहे है ना, शुरू के जो 6 मुगल्स हैं उन्हें एक्टिव मुगल्स और फिर ये पैसिव मुगल्स। और फिर अगर बात की जाए तो फिर 18वीं सेंचुरी की जो पॉलिटिकल कंडीशन रही उसके ऊपर गौर किया हमने और भारत की राजनीतिक स्थिति के ऊपर बात की। तो इंडिया की बात हो गई है। लेकिन देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि यूरोपियंस का आना हुआ है और यूरोपियंस ने ही इंडिया को रूल करना शुरू किया है, खासतौर से ब्रिटिशर्स ने। तो जब भी क्या होता है कि जब भी हम एक चेंज करते हैं हिस्ट्री के पार्ट को, तो बेसिकली उसका क्या कारण होता है, उसका क्या रीजन होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम इंडियन रूलर्स और इंडिया के जो राज्य थे और वहाँ पे उनकी जो रूलिंग थी, जो रूलिंग सिस्टम था, जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसके ऊपर हमने बात की थी, है ना। फिर मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री जब आती है तो खासतौर से उसमें क्या होता है कि मुस्लिम्स इन्वेडर्स आते हैं, मुस्लिम रूलिंग होती है, मुस्लिम ट्रेडिशन चलते हैं और मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रकार है वो चलता है, यानी मुस्लिम प्रकार से शासन भारत में चलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए और इनका कल्चर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्या करते हैं, जब हम एक हिस्ट्री के एक पार्ट को बदल देते हैं ना, जैसे मॉडर्न, मीडिएवल, एंशियंट, तो बेसिकली उसका जो कारण होता है वो ये होता है कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों का होना। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से बोल देता हूं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यों में, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तनों का होना। जब ऐसा होता है तभी हिस्ट्री का एक सेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। क्लियर। द रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द कल्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। क्लियर। द रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द कल्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। तो जब कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में रिवॉल्यूशनरी चेंज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के एक सेक्शन को चेंज कर देते हैं और दूसरा सेक्शन आ जाता है। जैसे एंशियंट और मीडिएवल में हम बात करें तो मुस्लिम रूलर्स आ गए हैं, इसलिए वहां पे पूरा कल्चर और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर इफेक्ट हुआ है और वो बदल गया। उसी प्रकार मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहाँ पे ना अब जाकर यूरोपियंस का आना हो गया है और अब इंडिया के कल्चर पर इनका इफेक्ट होगा, इंडिया के आर्किटेक्चर पर इनका इफेक्ट होगा और सबसे खास इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्लियर होगी बात? हर चीज में चेंज आपको देखने को मिलेगा, हर चीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हर चीज में क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात इतनी? इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हम इस हिस्ट्री को कौन सी हिस्ट्री बोलते हैं, इस हिस्ट्री को हम बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इसका बेसिकली जो कारण रहा है वो रहा है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया में अराइवल्स हुआ है किसका, यूरोपियंस का। एक मुख्य कारण ये रहा है। और अगर हम बात करें ना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हमने इसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहा है वो ये है कि इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान इंडियंस का जो रेटेलिएशन करने का जो तरीका था, है ना, इंडिया का रिटेलिएट करने का जो तरीका था, हम लोग जिस तरह से अब रिटेलिएट कर रहे हैं उसमें भी क्या हो गया है, बदलाव आ गए। जैसे जब मुस्लिम्स आए हैं तो इंडिया क्या है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन सभी लोगों ने मिलकर इन मुस्लिम इन्वेडर्स से लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े और इंडिया की सुरक्षा करने की कोशिश की। क्लियर। तो यहाँ पे देखा जाए, एंशियंट हो, मीडिएवल हो, इस समय पर हम रिटेलिएट कैसे कर रहे थे, तो हम रिटेलिएट कर रहे थे बाई वायलेंस, यानी हिंसा के माध्यम से या फिर हम युद्ध के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, अपने वजूद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है तो दैट पीरियड, इस पीरियड में हम क्या करते हैं, हमारा रिटेलिएशन जो होता है अंग्रेजों के खिलाफ, उनके प्रशासन के खिलाफ, उनके सारी की सारी जो उनकी एक्टिविटीज रही है उसके खिलाफ जो हमारा रिटेलिएशन हुआ है वो हिंसात्मक तौर पर नहीं हुआ है, अहिंसात्मक हमने आंदोलन किए हैं। नॉन वायलेंस जो एक नया मेथड आया है रिटेलिएशन का, वो हमने लेकर आए और उसका बेसिकली जो मेन कारण रहा वो रहे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कारण हमने अहिंसात्मक आंदोलन जो है वो सीखे। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं
किस तरह से दो चीजें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो अराइवल्स हुआ है और दूसरा हमारा जो रिटेलिएशन है करने का तरीका है उसमें तरह तरह के बदलाव हमें देखने को मिले हैं। क्लियर, जैसे नॉन वायलेंस की एक मैंने बात करी वो। अच्छा, इसके बाद पोर्तुगीज कंपनियां जो मैंने आई हैं वो जिस क्रम में आए हैं, जिस ऑर्डर में हमने बात की है वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जैसे फर्स्ट में सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं, देन फिर आप सभी को पता है डच या नीदरलैंड के लोग आए, देन फिर हमें पता है ब्रिटिशर्स, तीसरे नंबर पे अंग्रेज लोग आए थे, चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो डेनमार्क या डेनिश लोग आए, और पांचवें नंबर पे बात की जाए तो फ्रेंच या फ्रांस के लोग आए, और छठे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो आए थे स्वीडिश या स्वीडन के लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो अराइवल्स हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो बेसिकली मुद्दा था वो था आपका पोर्तुगीज या पुर्तगालियों से। लेकिन पुर्तगालियों को पढ़ने से पहले, पुर्तगालियों की सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें यहाँ पे गौर करना बहुत जरूरी होगा। क्लियर, तो पहले एक और पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम पोर्तुगीज या पुर्तगालियों के ऊपर, किस तरह से पुर्तगालियों का एक पूरा सीक्वेंस रहा है और इंडिया में किस तरह से उन्होंने शासन किया है। शासन तो ज्यादा क्या किया है, खाली ट्रेड किया है, व्यापार किया है ना, व्यापार पे पूरा कंट्रोल किया, अरब सागर पर नियंत्रण किया, और कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट्स थे जैसे कि मलक्का की जो क्षेत्र है, इसके अलावा हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज जल संधि, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, ये जो मुख्य व्यापार के जो केंद्र थे, है ना, जहां से ट्रेड एकदम फ्लुएंटली चलता था, इन पर भी कंट्रोल कर लिया था किसने, पुर्तगालियों ने। देखिए, दुनिया के ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम चौक पॉइंट बोलते हैं, जहां पर अगर कंट्रोल हो जाए तो पूरा रास्ता क्या हो जाता, बंद हो जाता। जैसे उस समय तो सुएज नहर नहीं थी, आज के समय सुएज कैनाल है जो क्या करती है, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। उसी प्रकार उस टाइम पर पर्सिया की जो खाड़ी थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। तो पर्सिया की जो खाड़ी थी उसके किनारे पर आता है आपका हॉर्मुज, और हॉर्मुज ही क्या करता है, ओमान की खाड़ी और पर्सियन खाड़ी को जोड़ता है। तो हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी जिस पर पुर्तगालियों ने कंट्रोल कर लिया था, बाद में हालांकि ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया, है ना। तो ये इस तरह से ना पुर्तगालियों ने काफी कुछ किया है, वो सारी सीक्वेंस में हम चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। बट उससे पहले हम एक और पॉइंट को यहाँ पे समझ लें कि आखिर इन यूरोपियंस का इंडिया में अराइवल हुआ ही क्यों है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ अराइवल। तो यहां पे बात होगी कॉजेस ऑफ अराइवल की, क्या कारण रहे हैं यूरोपियंस के इंडिया में आने के। तो एक कारण तो आप लोगों को पता है ट्रेड और व्यापार, और दूसरा है ईसाई रिलीजन का क्या करना, एक्सपांसन करना, ईसाई धर्म को क्या करना, प्रसारित करना। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दो मुख्य कारण थे, बट इन्हें थोड़ा सा हमें इवेल्युएशन करना पड़ेगा, इन चीजों का विश्लेषण करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में जाकर हम इसका विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए थे। चलिए, तो यहाँ पे कॉजेस की अगर बात करें तो हमने बोला ट्रेड ही मेन टारगेट है, व्यापार ही मुख्य कारण है। तो व्यापार को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए तो आप लोग इस बात को समझें कि यूरोप के साथ जो भारतीय व्यापार है, यूरोप के साथ जो भारतीय व्यापार है, अगर उसकी बात की जाए तो वो काफी पुराना है ना। यूरोप और भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो काफी पुराने हैं। अभी तो हम 15वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी घटना 15वीं सेंचुरी की है, लेकिन इंडिया और यूरोप के जो रिलेशनशिप हैं, ट्रेड रिलेशनशिप, वो काफी प्राचीन है, काफी पुराने हैं। क्लियर। हालांकि यह व्यापार अगर बात की जाए, हालांकि यह व्यापार अरब और इटली के व्यापारियों के माध्यम से किया जाता था। ये बात समझ लें आप लोग कि इंडिया के जो गुड्स थे वो यूरोप तक पहुंच जाते थे, लेकिन मीडियम जो थे वो थे अरबी व्यापारी और इटली। इटली है ना, मैंने आपको गलती से शायद स्पेन बोल दिया था या मैड्रिड बोल दिया था, तो वो नहीं है। कौन है? वेनिस है ना। मैड्रिड की जगह क्या होगा? वेनिस, यानी इटली की जो कैपिटल है वेनिस वो। तो ये जो व्यापार होता था इंडिया के सामान का जो यूरोप तक पहुंचता था, वो पहुंचता था किसके जरिए? अरबी और वेनिस यानी इटली के व्यापारियों के माध्यम से ये व्यापार होता था। क्लियर होगी बात इतनी? व्यापार खासतौर से किस चीज के लिए किया जाता था? तो खासतौर से ये जो व्यापार होता था, ये होता था आपके स्पाइसेस यानी मसालों का। मसालों में खासतौर से जो होता है वो होता है आपका ब्लैक पेपर, इट मीन्स काली मिर्च। काली मिर्च का क्या यूज किया जाता था? तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया है पहले भी कि
वो ठंडे क्षेत्र हैं, वो कोल्ड रीजन है, यूरोप वाले जो क्षेत्र हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और वो लोग क्या करते हैं, मीट को प्रिजर्व करके उन्हें रखना पड़ता है, संरक्षित रखना पड़ता है मांस को, और उसे प्रिजर्व रखने के लिए जरूरत होती है किसकी, काली मिर्ची की, और साथ ही उसे खाने के लिए भी, ईट करने के लिए भी, ईटिंग के लिए भी जरूरत होती है, और साथ ही कुछ ऐसे एल्कोहल्स वो लोग यूज करते थे जिसमें उन्हें ब्लैक पेपर का यूज की जरूरत पड़ती थी। क्लियर। तो इस तरह से इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया का जो व्यापार है, वो अरबियों उनके साथ चलता था, यूरोपियंस के साथ होता था, लेकिन किसके जरिए होता था, तो उसमें आपके जो मीडियम बनते हैं वो बनते हैं अरबी और आपके बेनिस या इटली के व्यापारी, इन लोगों के माध्यम से ये ट्रेड या ये व्यापार हुआ करता था। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई इस 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में ऐसी क्या दिक्कतें आई हैं जिसके कारण इन्हें नए रास्ते की जरूरत पड़ी, और नए रास्ते को खोजकर कई सारे लोग इंडिया आ गए इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, है ना। तो इसको समझते हैं और इसके कारण को समझते हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट जो रीजन है, फर्स्ट जो कॉज है, अगर उसकी बात की जाए, 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में यूरोप में नए राज्यों का उदय होता है, नए नए राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। यहाँ पे उदय होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य बन रहे हैं, नए स्टेट्स का ओरिजिन हुआ, इसका मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की क्या हो रही है, भावना बन रही है। क्लियर। किसी भी देश का बनना मतलब उस देश की जो पॉपुलेशन है, उस देश की जो जनता है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का क्या होता है, जब जन्म हो जाता है तो वो राष्ट्र बन जाता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए ना, तो वो 1857 की जो रिवोल्ट हुआ और उसके बाद राष्ट्रवाद बना है, तो उसके बाद हम एक इंडिया बोलते हैं। उसके पहले तो इंडिया अलग अलग स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में, रियासतों में बटा हुआ था। तो एक राष्ट्र कब बनता है, जब उसके जनता में क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना बनने लग जाए। तो क्या हुआ, 14वीं सेंचुरी की अगर बात करें या 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई देशों का, कई राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। इट मींस कि वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जनरेट होने लगी। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। अब देखिए आगे क्या हुआ, इसी समय पर अगर हम बात करें तो इटली काफी वेलफेयर हो रहा था, इटली काफी संपन्न हो रहा था, और इटली की तरक्की लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और जब इटली की तरक्की इतनी बढ़ती गई तो उसके जो पड़ोसी देश थे, खासतौर से आपके स्पेन और पुर्तगाल, है ना, यूरोप के जो दूसरे देशों की बात की जाए, जो इटली की इस तरक्की से देखकर खुश नहीं थे, या वो खुद भी इतनी तरक्की करना चाहते थे, वो खुद भी वेलफेयर चाह रहे थे, उन लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू की, जांच करना शुरू की कि आखिर ये इटली इतना संपन्न कैसे हो रहा है। ऐसा होता है ना कि अगर हमारा पड़ोसी काफी वेलफेयर हो रहा है, तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमें फर्क पड़ता है और हम चाहते हैं कि हम भी पता करें कि ये कैसे कर रहा है। तो इटली के जो इतना वेलफेयर हो रहा था, इसकी जांच या इसकी तरक्की को पता करने का काम किया किसने, स्पेन और आपका पुर्तगाल ने। और उन्हें जब ये पता लगा कि इटली है वो पूरा का पूरा जो ट्रेड होता है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, खासतौर से इंडिया के साथ, उन सारे व्यापार पर जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, वो किसका है, इटली का है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात पता चल जाती है कि पूरे के पूरे व्यापार का जो एकाधिकार है वो इटली का है, और इसी कारण इटली क्या कर रहा है, वेलफेयर हो रहा है। देन तब स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने सोचा कि इटली को किस तरह से कमजोर किया जाए, या फिर, है ना, कमजोर किया जाए, या फिर किस तरह से खुद वेल्थ को जनरेट किया जाए, खुद संपत्ति को जनरेट किया जाए। क्लियर। तो यहां पे एक जो कारण था वो ये हुआ था कि यूरोप में नए नए राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ, और नए राज्यों का उदय हुआ, उनमें राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जनरेट हुई। और उसी टाइम पर इटली काफी वेलफेयर हो रहा था, इटली की काफी तरक्की हो रही थी, तो उन्होंने इस बात को देखना शुरू किया, जांच करना शुरू किया, और उन्हें पता लगा कि पूरे के पूरे व्यापार पर जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, वो किसका है, वो इटली का है। देन उन्होंने भी ट्राई किया कि हम भी अपनी वेल्थ जनरेट करें और हम भी किसी तरह इस व्यापार के साथ जुड़ें, इस ट्रेड के साथ जुड़ें। ठीक है, तो पहला कारण आपको समझ में आया होगा। दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो सेकंड जो कारण रहा है, सेकंड जो कॉज रहा है अराइवल का, वो ये रहा है कि इसी समय पूरे के पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में एक कार्य हो रहा था, जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण काल। क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल, या फिर पीरियड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ रेनेसा या फिर पुनर्जागरण का काल।
पूरे के पूरे यूरोप में ना 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी के मिड में 13th सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल शुरू हो गया था, है ना। लेकिन इसका इफेक्ट धीरे धीरे ये चरम पर पहुंचा 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी में। तो अगर बात की जाए पुनर्जागरण काल की, तो पुनर्जागरण काल इस समय चल रहा था, पुनर्जागरण काल का उदय हो चुका था यूरोप में। और पुनर्जागरण काल के कारण क्या हुआ है, या पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि यूरोप में ज्ञान और विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ है। क्लियर। नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, लोगों के नॉलेज में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, नॉलेज में क्या हुआ है, नॉलेज लोगों का बढ़ गया है, बड़े बड़े या नए नए इनोवेशन हुए हैं यूरोप में, और एडवांसमेंट की ओर यूरोप बढ़ रहा है। और जो पुरानी रूढ़ियां थी, पुराने जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, कहाँ की, चर्चों की, उन सारी चीजों को तोड़कर आगे बढ़ गए हैं यूरोप के लोग। उनके अंदर ज्ञान विज्ञान तकनीकी डेवलपमेंट इनोवेशन की वो लोग बात कर रहे हैं, और ये सारी चीजें वहां पर देखी जा रही है। जब ये ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट हुआ तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखिए मान लो जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, जब साइंस बढ़ने लगा, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो साइंस के डेवलपमेंट के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन आपका दो टाइप का हो सकता है, एक लैंड रूट और एक दूसरा सी रूट। तो यहां पे अगर हम बात करें नेविगेशनल ट्रांसपोर्टेशन की, यानी समुद्री जो ट्रांसपोर्टेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन में काफी डेवलपमेंट हुआ, और इसी के कारण क्या हुआ है, इसी के कारण कुछ नई नई चीजें हुई हैं। नेविगेशनल ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही नई नई चीजें यहां पे हुई, जैसे कि कॉम्पास जो होता है, जिसे हम दिशा सूचक बोलते हैं समुद्र की यात्रा करते समय, उसकी खोज हुई। कंपास जिसकी अगर बात की जाए तो दिशा सूचक कहा जाता है, और इसी के द्वारा समुद्र में डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंपास या कॉम्पास। क्लियर। इसकी खोज हो गई, जिससे समुद्री यात्रा करना थोड़ा सा इजी हो गया, थोड़ा सरल हो गया। दूसरी बात की जाए तो शिप बनाने को लेकर, या शिप का जो जहाजों का जो निर्माण है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसमें डेवलपमेंट हुआ, अच्छी प्रकार के शिप बनने लग गए हैं, थोड़े लाइट वेटेड शिप बनने लग गए हैं, ये चीजें यहां पे हुई है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो मैपिंग का काम क्या हुआ है, शुरू हुआ है। मैप बनाने का काम भी शुरू होने लगा है। क्लियर। और सबसे खास बात देखिए, ये सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि उस समय के जो राजा महाराजा थे, उस समय के जो किंग क्वींस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ओर से जो यात्री हुआ करते थे, जो समुद्री यात्री हुआ करते थे, उन्हें अपनी ओर से प्रोत्साहन दिया, उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें वेल्थ प्रोवाइड कराया, और उन्हें ये बड़ी दूसरी समुद्री यात्रा करने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा। ये एक बहुत खास काम किया उस समय के राजा महाराजाओं ने यूरोप के। क्लियर। जिसमें हेनरी द नेविगेटर जैसे राजाओं का नाम आता है। इन्होंने क्या किया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें धन दिया, उन्हें मनी दिया, और उन्हें दुनिया के अलग अलग रास्तों को खोजने के लिए अपनी ओर से भेजा था। तो ये कुछ चीजें हुई हैं, किस कारण से ये चीजें हुई हैं, ड्यू टू आपका जो पुनर्जागरण काल है, जो पीरियड ऑफ रेनेसां चल रहा है, इस कारण से। तो इस कारण से क्या हुआ है, ज्ञान विज्ञान नॉलेज इनोवेशन वगैरह हुआ है, और इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ, नेविगेशनल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, और उसी के कारण क्या हुआ है, कॉम्पास, शिप, मैपिंग, और राजा महाराजाओं के द्वारा यात्रियों को अलग अलग भागों में नई नई खोज करने के लिए भेजा गया था। क्लियर। चलिए तीसरे कारण की अगर बात की जाए तो थर्ड जो रीजन था इंडिया तक आने का यूरोपियन कंपनीज का, अगर उसकी बात की जाए तो जैसे कि यहां पे मैंने बोला कि इस समय यूरोप में चल रहा था आपका पुनर्जागरण काल, उसी तरह उसी समय पर उसी सेंचुरी में यूरोप में एक नई व्यवस्था, एक नई सामाजिक व्यवस्था डेवलप हुई थी, जिसे हम बोलते हैं पूंजीवादी समाज। इस समय यहां पे पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, पूंजीवादी समाज का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर। देखिए ये जो पूंजीवादी समाज यहाँ पे डेवलप हुआ है लगभग 14 सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में यहाँ पर शुरू हुआ है कौन सा समाज, कैपिटलिस्ट समाज, यानी पूंजीवादी समाज का विकास होना शुरू हुआ। और पूंजीवादी समाज से पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे सामंत व्यवस्था चला करती थी, सामंती समाज था, जिसे फिड्यूटरी सिस्टम हम बोलते हैं। और फिड्यूटरी सिस्टम की अगर बात की जाए ना तो इसमें ट्रेड या व्यापार को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है ना, ज्यादा फोकस नहीं होता है किस चीज पर, व्यापार पर।
उसमें आपका एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस होता है, कृषि पर ज्यादा फोकस है, ना कि ट्रेड पर। लेकिन अगर बात की जाए पूंजीवादी व्यवस्था, तो पूंजीवादी व्यवस्था में मेन जो फोकस होता है वो होता है ट्रेड या व्यापार के माध्यम से। देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में भी केंद्र में या सेंटर में मनी को ही रखा जाता है, समझ गए ना, केंद्र में तो पैसा या मनी ही है, लेकिन मनी किस तरह से जनरेट की जाएगी, तो मनी जनरेट की जाएगी बाय ट्रेड, व्यापार के माध्यम से आपका पैसा जनरेट करने का ही एक माध्यम हो गया है कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट समाज या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और लोग बाग जो लोग थे वो ट्रेड के माध्यम से इन्वेस्ट कर कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। तो यहाँ पर इस समाज के कारण भी धीरे धीरे व्यापार में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। और व्यापार में बढ़ोतरी होने के क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को दिए हैं, देखने को मिले हैं। तो जैसे कि फैक्ट्रियों का क्या हुआ, गठन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जाने लगी यूरोप में, बड़े बड़े कारखाने बनाए जाने लगे। और साथ ही दूसरी चीज, नए नए मार्केट खोजने की भी जो प्रोग्रेस थी वो शुरू हो गई। नए नए मार्केट ढूंढने के लिए लोगों को भेजा जाने लगा अलग अलग देशों में। और ये चीज एक जो थी वो ये थी कि इंडिया या इंडीज जो थे, इंडीज का मतलब है इंडिया और आसपास के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें यूरोप के लोग इंडीज कहा करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ये समझते थे, ऐसा इनका मानना था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक वर्जिन लैंड है और ये एक पूरा का पूरा व्यापारिक क्षेत्र है, एक ट्रेड रीजन है। तो ये हमेशा ये इनकी मेंटली ये आइडियोलॉजी थी कि इंडीज जो क्षेत्र है ये पूरा व्यापार करने के लिए एक सबसे बढ़िया क्षेत्र है, इसलिए इनकी जो इच्छा थी वो हमेशा से इंडिया में आने की थी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यापार को प्रोत्साहन करने की व्यवस्था शुरू हो गई, व्यापार को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ड्यू टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज बनने के कारण। अब देखिए चौथे कारण की अगर हम बात करें तो चौथा जो कारण था वो था, क्या कारण था इसको समझते हैं। तो देखिए भारत में ही क्यों आए हैं, व्हाई दे केम ओनली इन इंडिया, तो भारत ही क्यों आए थे, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ही क्यों आए थे, इस बात को हम समझते हैं कि व्हाई ओनली इंडिया। तो इसका सिंपल सा कारण आप लोग जानते हैं कि भारत में आने का जो बेसिकली कारण था वो ये था कि भारत में जो यूरोपियन ट्रेवलर्स अभी तक आए थे भारत में, अभी तक 14वीं सेंचुरी की हम घटनाओं की बात कर रहे हैं, 14वीं सेंचुरी के पहले तक यूरोप से जितने भी ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया में आने के बाद, इंडिया को जब भ्रमण किया, इंडिया में जब वो विजिटिंग की, और विजिटिंग करने के बाद जब इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और खास तौर से जब इकोनॉमिकल कंडीशन को उन्होंने देखा, समझा, उसका विश्लेषण किया और उसे जब लिखा अपनी बुक्स में और उसे जब यूरोप में बताया गया, यूरोप के लोगों ने जब उसे देखा तो उनका अट्रैक्शन बढ़ा है, उनका आकर्षण बढ़ा है किसके लिए, इंडिया के लिए। और खास तौर से इसमें एक नाम आता है मार्को पोलो का। मार्को पोलो जो इटली का यात्री था, और इटली का जो ये यात्री था मार्को पोलो लगभग विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य के समय इंडिया आया हुआ था, है ना, और साउथ इंडिया की उसने काफी यात्रा करी थी। हम यानी कि हम ये बोल दें कि मार्को पोलो ने पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ट्रेवल किया था, है ना, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ज्यादा उसका रहा था, और विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर वो इंडिया में आया हुआ था। क्लियर। तो अगर हम बात करें 12वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी के टाइम पर वो इंडिया पहुंचा था। मार्को पोलो ने जब इंडिया से जाने के बाद जब उसने अपनी बुक में इंडिया का डिस्क्रिप्शन किया, जिससे यूरोप के लोगों में काफी अट्रैक्शन पैदा हुआ इंडिया के लिए। क्लियर। इसके पहले भी एंशिएंट की भी बात करें तो मेगास्थनीज ने भी इंडिया के लिए काफी कुछ लिखा है, जिससे यूरोपियंस के अंदर एक अट्रैक्शन था, एक जागरूक, एक देखा जाए तो इंडिया के प्रति काफी रुचि थी। ठीक है। अगर हम बात करें और क्या कारण रहा है इंडिया में ही आने का, तो वही चीज है कि वेल्थ जनरेशन के लिए, है ना, इंडिया को ही जैसे मैंने बोला, या ये जो पूरे देश थे पूर्वी देश, इन्हें एक वर्जिन लैंड के रूप में माना जा रहा था, इन्हें व्यापार का एक मुख्य केंद्र के रूप में माना जा रहा था। क्लियर। चलिए दूसरी चीज, इंडिया से ही इन्हें क्या मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, और मसाले काफी यूजफुल थे, काफी ज्यादा डिमांड थी किस चीज की, मसालों की। तो मसाला या स्पाइस लैंड भी कहा गया था इस पूरे क्षेत्र को, ऐसा माना जाता था कि यहीं पर मसाले पाए जाते हैं, यहीं पर मसाले उगते हैं, और मसालों के लिए लोग खास तौर से इंडिया पहुंचते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारे जो कारण थे, ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं, जिन कॉजेज हैं जिनके कारण अराइवल्स हुआ था यूरोपियंस का। और अब हम बात करते हैं एक करंट रीजन की, एक तत्कालिक कारण की। तो एक तत्कालिक कारण या एक करंट रीजन की अगर बात की जाए, है ना, तो जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, तो वो आप लोगों को बता चुका हूं कि जो कुस्तुनतुनिया आता है,
कुस्तुनतुनिया की अगर बात की जाए तो तुर्की में आने वाला एक जगह है कुस्तुनतुनिया, और ये वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां से ट्रेड या व्यापार पूरे यूरोप तक खुलता है, या पूरे यूरोप में इंडिया का जो व्यापार है वो कुस्तुनतुनिया से होकर पहुंचता था। क्लियर। अब कुस्तुनतुनिया जैसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर, ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर कंट्रोल कर लिया था 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो गया था उस्मानी साम्राज्य के राजाओं का। ये हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ये वाला एक कारण, ये क्योंकि करंट रीजन था, तत्कालिक कारण था। आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था उस्मानी साम्राज्य के राजाओं का, और इस कारण से जो पूरा का पूरा ट्रेड था ना, व्यापार था, वो यूरोप तक, इंडियन गुड्स जो यूरोप तक पहुंच रहे थे वो मुस्लिम लोगों के मध्यस्थता के या मुस्लिम लोगों की के द्वारा क्या हो रहे थे, पहुंच रहे थे। और ट्रेड पर एकाधिकार हो गया था किसका, तुर्कियों का और अरबियों का। तो अरबी तो पहले से ही थे, अब यहाँ पे तुर्कियों का क्या हो गया है, ट्रेड पर एकाधिकार हो गया है। क्लियर बात होगी इतनी। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कारण बन गया है कि कुस्तुनतुनिया का कंट्रोल हो जाना, कुस्तुनतुनिया पर कंट्रोल हो जाना किसका, कुस्तुनतुनिया पर कंट्रोल हो जाना है तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के राजाओं का, जिससे मुस्लिम्स का यहाँ पे डायरेक्ट या एकाधिकार बन गया है व्यापार पर, है ना। और इसी चीज के कारण अब यहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से ट्रेड पर मोनोपोली हो मुस्लिम्स की, और अब इन्हें एक नए रास्ते की जरूरत अर्जेंटली क्या हुई, महसूस हुई। अब देखिए ये जो मैंने आप लोगों को कारण बताए हैं और इनका हमने इवैल्यूएशन किया है कि किस तरह से विश्लेषण हमने किया कि किस तरह से ये कारण बनते हैं और क्यों ऐसा हुआ कि यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो एक बार फिर से बता दूं मैं, एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। इटली की संपन्नता, इटली जो काफी वेलफेयर हो रहा था, और चूंकि उसमें उसे मोनोपोली थी, उसे एक अधिकार मिला हुआ था, और उसी से दूसरे कंट्री क्या थे, वो चाहते थे कि उनमें भी वो भी अपना वेल्थ जनरेट करना चाहते थे, और इटली को कमजोर करने की भी उनकी इच्छा थी। दूसरी चीज 1453 अगर बात करें 1453 की, तो 1453 में उस्मानिया सल्तनत का एशिया माइनर और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाना। एशिया माइनर और कुस्तुनतुनिया पर कंट्रोल हो जाने के कारण इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली बन गई थी तुर्की के मुस्लिम रूलर्स की। यूरोपीय देशों द्वारा, तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो यूरोपीय देशों के द्वारा स्पाइसलैंड हेतु नवीन मार्ग की खोज। क्लियर। स्पाइसलैंड का मतलब है इंडिया। तो इंडिया के लिए एक नए रास्ते की खोज अब यहाँ पे काफी जरूरी हो गई थी, और स्पाइसलैंड का मतलब हो गया है मसाले वाले देश, यानी मसाले वाले क्षेत्र, और यहीं पर ये डिमांड बढ़ने लगी इंडिया के नए रास्ते की। और उसी के लिए आप सभी को पता है कि 1492 में अगर बात की जाए तो स्पेन का एक यात्री जिसका नाम था कोलंबस, क्योंकि ये दो देश अब दौड़ में थे, इंडिया का रास्ता खोजने के लिए दो देश दौड़ में थे, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो स्पेन का एक यात्री जिसका नाम था, क्या नाम था, कोलंबस, 1492 में इंडिया की खोज के लिए निकला। लेकिन इसने खोज कर ली थी किसकी, कैरेबियाई देशों की, या अमेरिका की खोज कर ली थी किसने, कोलंबस ने। और उसी कड़ी में उसी के कुछ वर्षों के बाद 1498, 8 साल के बाद 1498, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भी उसी रास्ते से होता हुआ गुजरा, और केप ऑफ गुड होप और से होता हुआ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इंडिया की ओर पहुंचा था। क्लियर। हालांकि उसमें अगर हम बात करें तो मुख्य जो रोल रहा वो इंडिया के ही एक व्यापारी का रहा, जिसके सहारे वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था। क्लियर। जिसका नाम था अब्दुल मुनीद। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को रीजन बताए हैं, कारण बताए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसालों के व्यापार पर अरबी और तुर्कियों का एकाधिकार समाप्त करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण था, एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली बनी हुई थी, अब तुर्कियों की बन गई है, अरबियों की भी है, उस ट्रेड मोनोपोली को क्या करना, खत्म करना। अगर हम बात करें तो और जो कारण है वो है यूरोप के व्यापारिक एकाधिकार को जो जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों से मुक्त कराना था। क्लियर। यूरोप, देखिए इंडिया से जब ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो कौन लोग पहुंचाते हैं, एक अरबी और दूसरे तुर्की इंडिया से। और फिर यूरोप जब ये पहुंचते हैं तो यूरोप में कौन की मोनोपोली है, तो खासतौर से वेनिस और जिनेवा। वेनिस और जिनेवा की ये जो ट्रेड मोनोपोली थी, इसे भी खत्म करना चाह रहे थे यूरोप के कई कंट्रीज। क्लियर। फिर यूरोप में क्या हुआ है, पुनर्जागरण काल शुरू हो गया था, यूरोप में रेनेसा का पीरियड शुरू हो गया था, जिससे नए नए डेवलपमेंट हुए, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इनोवेशन हुए, नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ, रूढ़िवादिता खत्म हुई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, नेविगेशन बढ़ा है, कंपास, शिप और मैपिंग, और साथ ही राजा महाराजाओं के द्वारा यात्रियों को नई नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो यह भी एक बड़ा कारण था।
इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रचार करना भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। ईसाई धर्म को प्रमोट करने के कारण भी लोग आए थे। मार्को पोलो के यात्रा वृतांत ने भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इसके अलावा पूंजीवादी समाज का डेवलपमेंट हुआ और कच्चे माल की जो आपूर्ति थी वो भी कहां से होती थी, वो भी इंडिया या इस ईस्टर्न कंट्री वाले क्षेत्रों से यूरोप में पहुंचती थी। क्लियर, ये सारे के सारे कारण थे, ये सारे के सारे रीजन थे किसके, अराइवल्स के। अराइवल क्यों हुआ है, तो अराइवल के पीछे के जो मैंने कारण आप लोगों को बताया वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, अब ये हो गया आपका पहला टॉपिक यहाँ पे जिसमें हमने बात कर ली है अराइवल के कारणों की, अराइवल क्यों हुआ है उसके रीजन क्या थे, अब वो हमने बात की। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि यूरोपियन कंपनी और खास तौर से पहले नंबर पे जो आए हैं मतलब पुर्तगालियों के सफलता के कारण की, कि ये सक्सेस कैसे हो गए हैं। इंडिया में आकर इन्होंने व्यापार पर कंट्रोल कर लिया, दूसरा इन्होंने बाद में धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने में इन्हें 250 साल का समय लगा है। तो ये जो सक्सेस इन्हें मिली है, ये जो सफलता इन्हें मिली है, उनके कारणों को समझना हमारा दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा पॉइंट होगा कि यूरोपियन कंपनी और पुर्तगालियों की सफलता के क्या कारण थे। व्हाट वाज द रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ पोर्तुगीज एंड यूरोपियन कंपनीज। क्लियर।